रात का शहर अपने ही संगीत में डूबा था। पौष इलाके की रोशनियां मानो आसमान से बातें कर रही थीं। सड़क किनारे लगे लैंप पोस्ट की सफेद रोशनी, झिलमिलाते कैफे, चमकती कारों की कतारें। इन्हीं रोशनियों के बीच खड़ा था अलर्ट गर्ल्स हॉस्टल। सफेद संगमरमर से लिपटी 7 मंजिला इमारत, सामने कटी छंटी घास का चमकदार लॉन, गेट पर मुस्कुराता गार्ड। बाहर से देखने पर यह जगह किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं लगती थी। दिन हो या रात, गार्ड की वर्दी हमेशा बेदाग, चेहरे पर वही पेशेवर मुस्कान। माता पिता दूर दराज के शहरों से अपनी बेटियों को यहां छोड़कर निश्चिंत हो जाते थे। सुरक्षित है, यही पहली राय हर किसी की होती। लेकिन सुरक्षा की इन परतों के नीचे कुछ ऐसा सड़ रहा था जिसकी गंध बाहर तक नहीं पहुंचती थी। हॉस्टल की दीवारों के भीतर अजीब सी खामोशी थी, न बाहर से दिखने वाली, न किसी फोन कॉल में सुनाई देने वाली। रात के 2 बजे, जब पूरा शहर सो रहा होता, तभी यह इमारत अपनी असली जिंदगी जीती। ऊपरी मंजिल की एक खिड़की से हल्की सी चमकती रोशनी, दूसरे कोने में धीमी धीमी म्यूजिक की थाप, और गलियारों में सरकते परछाई जैसे किसी गुप्त सौदे का संकेत देती थीं। शहर के कोनों से आई लड़कियां यहां पढ़ने, करियर बनाने, बड़े सपने पूरे करने आतीं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता, क्लासेस, असाइनमेंट्स, देर रात तक चलने वाली गपशप। लेकिन धीरे धीरे फर्क दिखने लगता। कुछ लड़कियां अचानक महंगे कपड़े पहनने लगतीं, नए फोन, नई ज्वेलरी, और हर वीकेंड स्पेशल पार्टी का न्योता। बाकी लड़कियां चुपचाप पढ़ाई में डूबी रहतीं और हैरान नजरों से उन्हें देखतीं। किसी को समझ नहीं आता कि पैसे का यह जादू कहां से आ रहा है। 2 महीनों में 3 घटनाएं पूरे शहर में फुसफुसाहट बन चुकी थीं। एक लड़की ने अचानक हॉस्टल छोड़ा, दूसरी मानसिक तनाव में अस्पताल पहुंची, और तीसरी ने आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस की रिपोर्टें धुंधली, बयान आधे अधूरे। हर केस का अंत डिप्रेशन लिखकर बंद कर दिया गया। लेकिन इन टुकड़ों को जोड़ने पर एक खौफनाक शक उभरने लगा। यही शक आईपीएस अवनी मेहता के कानों तक पहुंचा। अवनी, शहर की सबसे युवा तेज तर्रार अफसर, तेज आंखें, दिमाग की बेमिसाल पकड़, और कानून को हथियार की तरह चलाने का हुनर। बड़े अपराधियों का नाम सुनकर जो कांपते, वही नाम अब अलर्ट हॉस्टल की चमकदार दीवारों के पीछे फुसफुसाया जा रहा था। एक शाम अवनी अपने दफ्तर की खिड़की से बाहर झांक रही थीं। बरसात के बाद की ठंडी हवा में नमी थी। उनकी टेबल पर 3 केस फाइलें खुली पड़ी थीं। तीनों में अलग अलग लड़कियों की गुमशुदगी, डिप्रेशन और ब्लैकमेल की परछाई। रिपोर्टों में शब्द कम, सवाल ज्यादा थे। उन्होंने गहरी सांस ली। बिना सबूत कुछ नहीं होगा, उनके वरिष्ठ अधिकारी ने सुबह ही साफ कहा था। और उस हॉस्टल पर राजनीतिक दबाव है, नाम मत लो। लेकिन अवनी के भीतर का इंसाफ अब चुप नहीं रह सकता था। वह जानती थीं, अगर किसी और लड़की की जिंदगी अंधेरे में धकेली गई तो वह खुद को माफ नहीं कर पाएंगी। उसी रात उन्होंने फैसला किया, खुद गवाह बनना होगा। योजना महीनों में नहीं, घंटों में बनी। सबसे पहले उन्होंने अपने ही तेज तर्रार आईपीएस व्यक्तित्व को पीछे छोड़ने का निश्चय किया। अब उन्हें चाहिए था एक नया चेहरा, नई पहचान, नई कहानी। उन्होंने अपना असली नाम दबा दिया और अपने लिए चुना अनन्या शर्मा। एक साधारण, थोड़ी डरी सहमी पर सपनों से भरी लड़की का नाम। अगले हफ्ते शहर की गलियों में एक अलग अवनी दिखी। बालों की स्टाइल बदल दी, साधारण जीन्स टी शर्ट, हल्का सा डर आंखों में। पुराने दोस्तों से दूरी, फोन बंद, सोशल मीडिया से गायब। खुद को उन्होंने ऐसे गढ़ा कि कोई संदेह न कर सके। हॉस्टल पहुंचने की रात जब गेट पर खड़ी हुईं तो उनका दिल असामान्य तेजी से धड़क रहा था। लोहे के बड़े गेट के पीछे वहीं चमचमाता लॉन और हल्की पीली रोशनी में नहाया रिसेप्शन। वार्डन मिसेस डिसूजा दरवाजे पर खड़ी थीं, 50 पार उम्र, पर चेहरे पर वही चिर परिचित मीठी मुस्कान। आंखों में ऐसी गर्माहट जैसे हर नई लड़की उनकी अपनी बेटी हो। वेलकम डियर, पहला हॉस्टल। उनकी आवाज में मिठास और भरोसा था। अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, अंदर ही अंदर अपनी धड़कनों को काबू में करते हुए। कागजी औपचारिकताएं पूरी हुईं। नकली पहचान पत्र, एडमिशन फॉर्म, सब कुछ तैयार था। हर साइन के साथ उन्हें एहसास हो रहा था कि अब वो सचमुच अनन्या बन चुकी हैं। कमरा छोटा,
लेकिन सलीकेदार था। खिड़की से शहर की रात दिखाई देती, नीचे चमकते स्ट्रीट लाइट्स, दूर ट्रैफिक की हल्की गूंज। उनका सामान बस एक छोटा बैग और एक डायरी थी, जिसमें उन्होंने पहले से सूक्ष्म कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपा रखे थे। पहली रात ही उन्होंने महसूस किया कि यह जगह बाहर की दुनिया से अलग है। गलियारों में चलने वाले कदमों की आहट, देर रात बंद दरवाजों के पीछे से आती दबे स्वर की हंसी और कभी-कभी अचानक थम जाने वाली फुसफुसाहट। सुबह जब डाइनिंग हॉल में गईं, तो दो तरह की दुनिया साफ नजर आई। एक तरफ वे लड़कियां जो किताबों में गुम, साधारण कपड़ों में, नजरें नीचे। दूसरी तरफ वे जो डिसूजा की फेवरेट लगतीं, महंगे ब्रांडेड कपड़े, चमचमाते फोन, हंसी में आत्मविश्वास। दोनों समूहों के बीच एक अदृश्य दीवार थी। अवनी ने अपनी सीट चुपचाप किनारे पर चुनी। वहीं उनकी मुलाकात हुई रिया से, कम बोलने वाली, आंखों में थकी हुई पर अच्छाई। रिया के हाथों की उंगलियां कांपती थीं, जैसे हर पल किसी डर में जी रही हो। बातों बातों में अवनी ने अपने सपनों की झूठी कहानी सुनाई कि वह मॉडलिंग करना चाहती है, लेकिन पैसों की तंगी है। रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, जैसे उसने कहीं यह सब पहले सुना हो। उसने सिर्फ इतना कहा, यहां सपने पूरे करना मुश्किल नहीं, बस कुछ बातें माननी पड़ती हैं। ये वही चारा था जिसकी डिसूजा को तलाश थी, और अवनी जानती थी, जाल में पहला कदम सही जगह पड़ा है। रात गहराने लगी। बाहर हल्की बारिश थी। कमरे में लौटकर अवनी ने अपनी डायरी में पहला नोट लिखा। हॉस्टल की चमक सिर्फ मुखौटा है, कुछ बहुत गहरा और गंदा यहां पल रहा है। रिया डर के साए में है, मुझे जल्दी सबूत जुटाने होंगे। उन्होंने छुपे कैमरे चेक किए, बॉडी कैम की बैटरी बदली और खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सांस ली। यह बस शुरुआत थी। अगले दिनों में धीरे धीरे राज खुलने लगे, लेकिन यह तो अभी बस पहली परत थी। पहले हफ्ते की शामें अनन्या के रूप में मैंने बिना किसी शोर शराबे के काटी। डाइनिंग हॉल के किनारे वाली मेज, लाइब्रेरी में देर तक बैठे रहना और कॉरिडोर के कोनों में खड़े होकर अपने फोन में कुछ टाइप करने का नाटक करते हुए चारों दिशाओं का जायजा लेना। इस हॉस्टल की चमक दमक, जो बाहर से किसी ताजे रंग रोगन की तरह दिखती थी, भीतर से उतनी ही परतदार थी, जैसे दीवार के पीछे दीवार और हर दीवार के पीछे एक और दीवार। वार्डन मिसेस डिसूजा की मुस्कान जितनी बढ़िया, उतनी ही अभ्यास से भरी। उनकी आंखें हर लड़की पर इस तरह ठहरतीं जैसे कोई दुकानदार ग्राहक के कद काठी के हिसाब से कपड़ा नाप रहा हो। मैंने यह ध्यान दिया कि जब वे फेवरेट लड़कियों के पास जातीं, तो उनकी आवाज एक टोन पतली हो जाती, हल्की सी हंसी के साथ भरोसा दिलाती, और उस भरोसे में एक सूक्ष्म सा आदेश छिपा रहता। रिया के साथ मेरी दोस्ती धीरे धीरे, बिना किसी दिखावे के, बढ़ी। रिया कमरे के कोने में बैठकर पढ़ती रहती, पर किताब से ज्यादा अक्सर वह खिड़की के बाहर देखती। मैंने उसे कभी जोर से हंसते नहीं देखा। उसकी मुस्कान हमेशा होठों तक ही रह जाती, आंखों तक नहीं पहुंचती। एक रात मैंने उसे अदरक की चाय बनाकर दी। भाप उठती रही और कमरे में अदरक की तीखी खुशबू भर गई। उसने एक घूंट लिया और सिर झुकाकर बोली, यहां सब कुछ बहुत सहज नहीं है अनन्या। कुछ समझ नहीं आता तो बेहतर है चुप रहा जाए। उसकी आवाज में किसी पुरानी चोट का खून अभी तक जमा था। मैंने बस हूं कहा और कप नीचे रख दिया, जैसे मैं उसकी बात पर यकीन कर रही हूं और जैसे मैं कुछ नहीं जानती। मेरी डायरी में उस रात 3 पंक्तियां दर्ज हुईं। 1, फेवरेट लड़कियों की संख्या बदलती रहती है। 2, डाइनिंग हॉल के सीसीटीवी में ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। 3, वार्डन का कमरा और मैट्रन ऑफिस के बीच वाला छोटा स्टोर रूम सामान्य स्टोर नहीं है। तीसरी बात मुझे तब समझ आई जब मैंने गलियारे के मोड़ पर लगी सजावटी पेंटिंग के फ्रेम में सूक्ष्म सा रिफ्लेक्शन देखा। किसी ने स्टोर रूम का दरवाजा अंदर से थोड़ा सा खोला, फिर तुरंत बंद कर दिया। अंदर से आती हल्की सी मीठी खुशबू, अरोमा डिफ्यूजर की नहीं, कोई महंगा परफ्यूम। हॉस्टल के स्टोर रूम में परफ्यूम? मैं लौट आई, पर मेरे सीने के भीतर का छोटा सा कंपास अब उसी दिशा में घूमने लगा था। 2 दिन बाद डिसूजा ने मुझे पहली बार नाम से बुलाया। अनन्या, बेटा, तुम बहुत शालीन लगती हो। उनकी आवाज में आश्वासन का तेल लगा हुआ था। यहां बहुत मौके हैं, पार्ट टाइम एम्बेसडरशिप, इवेंट असिस्टेंट,
तुम चाहो तो कुछ पैसा घर भी भेज सकती हो। मैंने झिझक का अभिनय किया, आंखें नीचे, उंगलियां बैग की चेन से खेलती। मैम, मुझे डर लगता है। वे हल्का सा हंसी। डरना नहीं सीखोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी डियर? उनकी हथेली मेरे कंधे पर पड़ी। तापमान बिल्कुल सामान्य, लेकिन त्वचा पर एक ठंडी रेखा खींच गई। यह स्पर्श किसी भरोसे का नहीं, किसी नाप तौल का था, जैसे कसाई मांस की लोच जांचता है। उसी शाम इवेंट असिस्टेंट के नाम पर मुझे और 3 लड़कियों को सबसे ऊपर की मंजिल पर बने कॉमन रूम में बुलाया गया। बाहर से यह जगह सामान्य लगती थी। सोफा, एक प्रोजेक्टर, दीवार पर कुछ मोटिवेशनल पोस्टर। लेकिन वहां रोशनी असामान्य थी। पीली और नीली के बीच की कोई छाया जो चेहरों के भाव नरम कर देती है, जैसे किसी कैमरे के लिए स्किन स्मूथ फिल्टर लगा हो। कमरे में प्रवेश करते ही मैंने अपने बॉडी कैम का सूक्ष्म स्विच दबाया। जैकेट के अंदर सिल दिया था। कॉलर की सिलाई में कैमरे का पिनहोल लेंस इतना छोटा था कि आईने के सामने भी खुद मुझे उसे ढूंढने में 2 सेकंड लगते। वहां 2 लड़के पहले से मौजूद थे। वॉलंटियर कहकर परिचय कराया गया। वे हंसते रहे। हल्का फुल्का मजाक, गानों की बात, सोशल मीडिया, फिल्में। बीच बीच में एक लड़की, कभी सीनियर दीदी की तरह, कभी इवेंट मैनेजर बनकर हमारे जवाब तौलती। पानी का ग्लास देते हुए वह बहुत धीरे से बोली, यहां मौके हैं, बस सही लोगों से मिलना होगा। मैंने पानी नहीं पिया। ग्लास मेरे हाथ में था, उंगलियां भीगी, पर होंठ सूखे रहे। पसीना नहीं था, पर मेरी रीढ़ के नीचे कहीं एक ठंडी सिहरन चढ़ी और उतरी। कमरे के कोने में रखा एयर प्यूरिफायर स्थिर सी आवाज में चल रहा था, एक ऐसी सफाई का भ्रम पैदा करते हुए जो हवा की नहीं, विवेक की थी। रिया का वहां न होना अजीब लगा। वापस आते हुए मैंने उससे पूछा, तुम नहीं गई थी? वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हर किसी को हर बार बुलावा नहीं आता, और कभी कभी न जाना बेहतर होता है। उसके शब्दों के पीछे एक अदृश्य कोष्ठक था। कभी कभी जाना भी मजबूरी होता है। मैंने उससे नहीं पूछा कि वह कितनी बार गई है। मैंने बस उसकी कलाई पर पड़े हल्के नीले निशान देखे, जो वह रबर बैंड से ढकने की कोशिश कर रही थी। उसने महसूस किया कि मैंने देखा है। उसने उंगलियां कस लीं। मैंने भी नजर दूसरी ओर फेर ली, जैसे मैं अनजान हूं, ताकि वह कल फिर मेरे पास बैठ सके। मेरी रातें अब निरीक्षण की रातें थीं। कॉरिडोर के सीसीटीवी की स्थिति मैंने अपने मन के नक्शे पर उतारी। किन कैमरों का एंगल किस दरवाजे को नहीं पकड़ता, किन मोड़ों पर रोशनी थोड़ी कम है, किन जगहों पर रबर की चटाई इतनी पुरानी है कि उस पर पड़े कदम की आवाज बाकी जगहों से अलग होती है। मैंने 2 बार ऊपरी मंजिल के बाहर वाली बालकनी में जाकर देखा। नीचे गार्ड की केबिन में रखे मॉनिटर पर 4-4 स्क्रीन बटी थीं, मगर सबसे ऊपर की 2 स्क्रीन हर कुछ मिनट में झिलमिलाती और फिर स्टैटिक नॉइज में बदल जाती। यह सामान्य खराबी नहीं थी, यह चयनित अंधापन था। एक रविवार की रात, जब हॉस्टल का आधा हिस्सा नेटफ्लिक्स में डूबा था और बाकी आधे के कमरे बंद थे, मैंने अपने कमरे की ट्यूबलाइट जानबूझकर खोली। कवर के भीतर, जहां बल्ब के पीछे की दीवार पर जाली की तरह तारें लगी थीं, उस छोटे से स्पेस में मैंने माइक्रो एसडी कार्ड के आकार का एक ट्रांसमीटर फिट किया। बैटरी स्वतंत्र, सिग्नल लो पावर, इतना कि पास के राउटर की धाराओं में घुल मिल जाए। यह ट्रांसमीटर बॉडी कैम के बैकअप के लिए था। अगर किसी दिन मुझे उपकरण उतारना पड़े, तो कमरे में कोई भी फुसफुसाहट मेरे पास पहुंचती रहे। अगले हफ्ते डिसूजा ने मुझे एक फॉर्म दिया, एक इंटरनल क्लब की सदस्यता का। अंदर कुछ नियम लिखे थे, क्लास मिस न करना, हॉस्टल की छवि बनाए रखना और मेंटोर से मिलने के समय का पालन करना। मेंटोर? मैंने पूछना चाहा, पर खुद को रोका। कभी कभी प्रश्न से ज्यादा उत्तर देने वाली चुप्पियां होती हैं। मैंने साइन किया और कागज लौटाकर शांति से मुस्कुरा दी। वे मुस्कुराईं, गुड गर्ल। शाम को उस मेंटोर से मुलाकात स्टोर रूम के बाहर तय हुई। वही स्टोर रूम जहां मुझे परफ्यूम की खुशबू महसूस हुई थी। डोर खुला, अंदर न कोई जरूरी सामान, न झाड़ू पोछा। ये स्टोर नहीं, एक पास थ्रू था। 2 दरवाजे, एक हॉस्टल की ओर, दूसरा शायद उस सर्विस लिफ्ट के पास के गलियारे में खुलता, जो आम लड़कियों के लिए निषिद्ध क्षेत्र था। भीतर एक छोटी मेज, 2 आराम कुर्सियां, कोने में डिफ्यूजर और मौन। मेंटोर, 30-32 की महिला, स्मार्ट ब्लेजर,
बिना नाम पट्टी का, पर बहुत स्वाभाविक आत्मविश्वास। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, अनन्या, तुम्हारे पास फेस वैल्यू है, कैमरा तुमसे प्यार करेगा। अगर कंफर्टेबल हो तो हम तुम्हें ब्रांड शूट्स दिला सकते हैं, और अगर तुम चाहो तो। वह वाक्य अधूरा छोड़कर रुकी, जैसे विकल्पों की कोई सीढ़ी सामने रख दी गई हो। सब कुछ तुम पर है, कोई प्रेशर नहीं। प्रेशर की अनुपस्थिति का यह दावा ही सबसे बड़ा प्रेशर था। मैंने अपनी हथेली में उंगली की नाखून चुभोई, इतनी हल्की कि निशान भी न पड़े, और मासूमियत लाते हुए पूछा, ब्रांड शूट्स कहाँ होंगे? उसने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी ऑफ कैंपस, कभी कभी यहां भी। टीम आती है, रिकॉर्डिंग सेटअप करती है। मैंने हूं किया। मेरी आंखें दीवार पर टंगे लैंडस्केप पेंटिंग पर टिक गईं। पहाड़, झील और एक पतली सी नाव। उस पेंटिंग के फ्रेम में ऊपर दाईं ओर बहुत हल्का सा काला बिंदु, जो रोज की सफाई के बावजूद बना रहता होगा, मैंने वह बिंदु याद कर लिया। पेंटिंग्स अक्सर दीवार सजाने को टांगी जाती हैं, पर कभी कभी वे दीवारों को देखने के लिए भी होती हैं। रिया उस रात देर से कमरे में लौटी। बालों में स्प्रे की गंध, आंखों के नीचे हल्का सा काला फैलाव, मस्कारा नहीं, नींद की कमी का भूसा। उसने बैग मेज पर रखा और बिना मुझसे देखे बोली, तुम मत जाना, किसी भी बहाने से। मैंने पूछने का मन किया, कहां? उसने उत्तर दिया, बिना प्रश्न के, जहां भी लाइट बहुत अच्छी लगती हो और कमरे में खिड़कियां ना हो। यह वाक्य एक पूरा नक्शा था। मैंने सिर हिलाया, जैसे मैं समझती नहीं, पर भीतर मैंने अपने ट्रांसमीटर की बैटरी का शेड्यूल डबल चेक किया। 2 दिन बाद पहली पार्टी का न्योता आया, एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट की तरह, मगर नामित, क्यूरेटेड नेटवर्किंग इवनिंग। स्थान, हॉस्टल की रिक्रिएशन फ्लोर का हॉल। समय रात 10 बजे से 12 बजे। ड्रेस कोड, स्मार्ट कैजुअल कैमरा फ्रेंडली। यह अंतिम शब्द एक चाबी की तरह था। कैमरा फ्रेंडली। कैमरे को क्या फ्रेंडली लगता है? रंग जो त्वचा से मेल खाते हों, कपड़े जो कम परतों में अधिक बनावट दिखाएं, नेक लाइन जो नेचुरल हाईलाइट बनाए। मैंने अलमारी खोली, अपने सीमित बैग से एक सादा टॉप निकाला, जैकेट के भीतर बॉडी कैम छिपाने लायक और चेहरे पर एक हल्की सी नल्ली झलक रखने वाला। हॉल में संगीत का बेस ऐंठता हुआ था, वॉल्यूम उतना ही जितना हंसी की आवाजों के बीच बेआराम कर दे। स्नैक्स की ट्रे, मॉकटेल और एक कोने में खड़ी रिंग लाइट। हां, वही रिंग लाइट जो आंखों में गोल सा चमकदार प्रभामंडल बना देती है। कुछ लड़कियां वहां इंस्टा कंटेंट बना रही थीं, या शायद उनके लिए कंटेंट कोई और बना रहा था। मैंने 2 चक्कर लगाए। एक जगह मुझे एक छोटे से क्रेट में रखे माइक्रोफोन्स दिखे, वायरलेस लेवलियर, जो किसी लाइव इंटरैक्शन या कैंडिड चैट के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यह कोई कॉलेज फेस्ट नहीं था। यहां जो भी कैंडिड होता, वह बहुत मजबूत इरादे से रिकॉर्ड होता। मैंने पानी का गिलास थामा और हॉल के स्तंभ की आड़ लेकर सामने वाली फोटो पैनल को देखा। बेल बूटों के बीच एक खाली जगह, ठीक जहां किसी और इवेंट में ब्रांड लोगो जरा जाता है। खाली जगहें कभी कभी सबसे ज्यादा बोलती हैं। उस पैनल के पीछे मौन की एक सील लगी हुई थी। वहां एक पतला सा वायर नीचे फर्श में घुसता दिखा, जो कारपेट से ढंका था। मैंने अपनी जूती की नोक से कारपेट के किनारे को हल्का सा उठाया, बस 1 सेंटीमीटर, और वापस छोड़ दिया। भीतर से धातु के रगड़ने की आवाज आई। मजबूत। मेरी रीढ़ में फिर वही सिहरन दौड़ी। अभी नहीं, पर जल्द ही यह आवाज किसी दरवाजे में बदल जाएगी। रिया वहां नहीं आई। अगले दिन उसने मुझसे बातचीत कम कर दी। उसके ठीक हूं में अब घाव की पपड़ी थी। मैंने उसे छेड़ा नहीं। मैंने बस अपने कमरे में बॉडी कैम फुटेज देखा, रिंग लाइट, माइक्रोफोन, स्तंभ के पीछे का पैनल और एक पल को फ्रेम में आती डिसूजा की परछाई। वह किसी से धीरे धीरे बोल रही थीं और सामने वाले के हाथ में एक टैबलेट था। उनके होंठों की गति। कंसेंट, यह शब्द मैंने पढ़ लिया। हॉस्टल की किसी नेटवर्किंग इवनिंग में कंसेंट की फुसफुसाहट। कितना सरल, कितना चिकना, कितना खतरनाक। उस रात मैंने अपनी टीम को पहला समेकित अपडेट लिखकर भेजा। यह अपडेट किसी ईमेल की तरह नहीं था। यह कोडित नोट्स थे, मकई के दानों जैसे छोटे छोटे, जिन्हें बिखेर कर रखा जाए तो कोई नहीं समझे, पर सही नजर उन्हें जोड़कर एक रास्ता बना ले। ब्लाइंड स्पॉट, कॉमन रूम,
रिंग लाइट, बैक पैनल, फ्लोर वायर, स्टोर पास थ्रू, मेंटोर। आखिर में मैंने लिखा ऑफ साइट मूवमेंट की संभावना, ट्रिगर शब्द, कैरियर शॉर्टकट, कॉन्फिडेंशियल ऑडिशन, स्पेशल मीटिंग, टीम पोजीशन साइलेंट, नेगेटिव इन्फिल्ट्रेशन, तभी जब सब्जेक्ट इंट्रूसिव बने। 2 दिन शांत रहे, शांत जैसे तूफान से पहले का दबाव। फिर वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेंटोर ने मुझे अलग से बुलाया, उसी स्टोर पास थ्रू में। इस बार कमरे की रोशनी थोड़ी और नरम थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अनन्या, कल रात एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, बहुत शॉर्टलिस्टेड। तुम आना चाहोगी? कोई जबरदस्ती नहीं, पर अगर तुमने यस कहा तो हम तुम्हारी प्रोफाइल आगे भेजेंगे। एक प्रोड्यूसर टाउन में है, क्लोज्ड रूम चैट, न कोई शोर न कोई भीड़, बस करियर के बारे में बात। तुम अपने सपनों के लिए कितनी रेडी हो, यह देखने का मौका। उसने रेडी शब्द को इस तरह खींचा कि उसके अगले अक्षर हवा में बुदबुदाकर टूट गए। मैंने डर का अभिनय करते हुए पूछा, वहीं हॉस्टल में? वह हंसी, यहां भी हो सकता है, ऑफ साइट भी, पर रिलैक्स, कुछ भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा, और अगर लगा कि नहीं तुम नो कह दोगी वहां ही। मुझे उस नो की कीमत पता थी। यह नो दरअसल हां के लिए ही चुंबक था। लड़कियों के नैसर्गिक संकोच को एक ऐसा स्वर देता जो बाद में कंसेंट कहलाया जा सके। मैंने एक क्षण को आंखें बंद की, जैसे सोच रही हूं, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, अगर आपकी बात है, मैं कोशिश करूंगी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ब्रेव गर्ल। मैंने कमरे से बाहर आकर गलियारे में लंबी सांस ली, निहारने वाले शीशे में खुद को देखा। वहां मैं थी, अनन्या, डरी हुई, सपने देखने की उम्र वाली। पर उस कांच के नीचे, त्वचा की परतों के पीछे, अवनी की आंखें जगी हुई थीं, ठंडी, साफ और बदलते फ्रेम का हर पिक्सेल पकड़ने को तैयार। मैंने पैंट की जेब में रखा छोटा सा पैनिक ट्रिगर दबाकर टेस्ट किया। डिवाइस ने बैसाख की तरह एक अदृश्य भरोसा दिया। फिर मैंने अपनी उंगलियों से रिंग निकालकर बैग में रखी। उसकी पतली सुनहरी घेर में फाइबर ऑप्टिक का एक सुई जैसा सिरा था, बहुत बहुत धीमी रोशनी वाला, जो कैमरे की लाइट गेन को धता बता देता। यह रात मेरा अकेला अभिनय नहीं होने वाली थी। यह एक तयशुदा दृश्य था, जहां हर सुराख की दूसरी ओर मेरी टीम की सतह रहती। रिया उस शाम खिड़की के पास खड़ी थी। मैंने उसके पास जाकर बस इतना कहा, अगर मैं देर से आऊं तो दरवाजा मत खोलना, अंदर से लॉक कर लेना। उसने पहली बार मेरी आंखों में देखा, सीधे, जैसे कोई अनाथ बच्ची मंदिर के बाहर पानी मांगते हुए पुरोहित की आंखों में देखती है कि क्या सचमुच पानी मिलेगा। उसने सिर हिलाया, एक छोटी सी हां। मैंने उससे और कुछ नहीं कहा। मैंने बस उसके बैग की चेन सीधी कर दी। वह टेढ़ी थी, और उससे गुड नाइट कहा। कभी कभी प्यार का रूप बहुत छोटा होता है, एक टेढ़ी चीज को सीधा कर देना। रात धीरे धीरे अपने मोड़ पर आने लगी। हॉस्टल के गेट पर मुस्कुराता गार्ड उसी मुस्कान के साथ बैठा था, पर उसकी पलकें भारी थीं। मैंने बालकनी से देखा, बाहर सड़क पर एक काली कार कुछ मिनट से खड़ी थी। उसके हेडलाइट्स बंद थे, पर इंजन की धड़कन धीमी धीमी महसूस होती थी। कॉरिडोर में चलती हवा से पोस्टर का किनारा हिल रहा था, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड। इस वाक्य के नीचे महीन सा क्रैक था, जैसे किसी ने नाखून से खुरचा हो। मैंने अपने जूते की लेस कस दी, जैकेट के कॉलर को हल्का सा उचका लिया कि कैमरा फील्ड स्टेबल रहे, और कमरे की लाइट बंद कर दी। अंधेरे में आंखें कुछ सेकंड में देखने लगीं। शीशे के पीछे वाले छोटे से संसार की तरह सब कुछ नर्म सा दिखता, पर असल आकार वहीं रहता है। 11 से कुछ पहले मेरे फोन पर एक मैसेज आया, रूम स्टे, गेस्ट विल नॉक, प्ले कूल। इसके नीचे 3 स्टार इमोजी और एक स्माइली। इमोजी हमेशा सबसे क्रूर चीजें छुपाती हैं। मैंने मैसेज डिलीट किया और एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया। फिर मैंने दरवाजे के चेन लॉक को इस तरह सेट किया कि वह बाहर से खुला दिखे, पर भीतर एक छोटी सी धातु की पत्ती उसे जाम कर दे, हल्के झटके से खुल जाए, जोर से धक्का देने पर अटक जाए, ताकि मुझे वह 1 सेकंड मिल सके जिसकी मुझे जरूरत है। बिस्तर के कोने पर बैठकर मैंने अपनी धड़कनें गिनी। यह मेरी नहीं थीं, यह उन लड़कियों की थीं जो इस कमरे, इस गलियारे, इस स्टोर पास थ्रू में कहीं अपनी आवाज भूल चुकी थीं। दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक हुई। 3 टक,
जैसे कोई शराफत का प्रशिक्षण लिए उंगलियों से नॉक करना सीखता है। मैंने दरवाजा खोला। सामने वही मेंटोर नहीं, एक युवक था, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल उस रंग रूट की तरह जो खुद को प्रोफेशनल कहकर बेचता है। फिटेड शर्ट, हल्की दाढ़ी, देखने में काफी साफ सुथरा, आंखों में शिकार की चमक। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाय अनन्या, मैं समीर, 5 मिनट बस, कैरियर चैट। मैंने रास्ता दिया। वह अंदर आया। दरवाजा अपने आप बंद होता गया, जैसे यह सब अभ्यास के साथ लिखा गया हो। वह बिस्तर के किनारे बैठा। मैंने कुर्सी खिसकाकर दूरी बनाई। उसने एक फोल्डर निकाला, कुछ फोटो प्रिंट्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट की फोटोकॉपी। देखो, हम लोग क्लासी कंटेंट करते हैं, कुछ भी क्रूड नहीं। तुम कंफर्टेबल हो तभी। तुम स्टनिंग हो, ऑन कैमरा नेचुरल। बस थोड़ी गाइडेंस, थोड़ी ओपननेस, और तुम उछलोगी। उसने उंगलियों से हवा में सीढ़ी सी बनाई। यह शब्द और उंगलियां, मैंने दोनों को बॉडी कैम की आंख में उतार दिया। वह धीरे धीरे अपनी कुर्सी खिसकाकर मेरी ओर आया, जैसे हवा की एक परत पीछे सरक रही हो। इसी क्षण मुझे रिंग फाइबर के भीतर की ठंडी रोशनी याद आई। मैंने दाएं हाथ की उंगलियों से बाल कान के पीछे की। यह मेरा साइलेंट सिग्नल था। कहीं बहुत दूर नहीं, इसी इमारत के ही भीतर कहीं मेरी टीम की नसों ने यह संकेत पकड़ा होगा। मैंने कल्पना नहीं की, मैंने बस सांस को सामान्य रखा। समीर की आवाज मुलायम थी। रिलैक्स, हम स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल हैं। एक छोटा सा इंट्रो शूट करेंगे, बस टॉक टेस्ट। तुम्हारा ट्रस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टॉक टेस्ट, यह उनके शब्दकोश का सबसे खतरनाक मास्क था, जिससे हर गैर जरूरी क्रिया को बातचीत में बदल दिया जाता। वह और नजदीक आया। उसकी कलाई के पास छोटे छोटे खरोंच थे, शायद घड़ी की स्ट्रैप के। मैंने नोट कर लिया। उसने मेरे कंधे के पास हाथ रोका, स्पर्श से आधा इंच दूर, और धीमे से कहा, ओके। यही वह कंसेंट टेम्पलेट था जिस पर पूरी मशीनरी टिकी थी। मेरे अंदर की अवनी इस ओके का विश्लेषण कर रही थी। टोन, दूरी, नजरों का कोण, कमरे की रोशनी, ताकि बाद में अदालत में यह सब क्लियर होकर उतरे। मैंने गर्दन को थोड़ा झुकाया, ना का अभिनय नहीं, डर की मुद्रा, जिससे शिकारी और यकीन से आगे बढ़ते हैं। उसने हाथ रखा। तापमान सामान्य, दबाव हल्का सा ज्यादा। अगले ही पल मैंने उसकी कलाई को अंदर की तरफ मोड़कर लॉक ग्रिप में लिया। एक ऐसा लॉक जो देह को गिराए बिना उसे ठहराता है, और यहीं मैंने उस धातु के छोटे से पैनिक ट्रिगर को अंगूठे से दबाया। क्लिक की आवाज किसी को नहीं सुनाई दी, पर मेरी टीम तक एक सांस में पहुंची। गलियारे में कदमों की गति बदली होगी, मैंने कल्पना नहीं की। मैंने बस समीर की आंखों में उस 1 सेकंड की बेचैनी देखी। ये स्क्रिप्ट नहीं थी। उसने रिफ्लेक्स में हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मैंने पकड़ खड़ी कर दी। आराम से, मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, उस टोन में जो इंस्पेक्टर का नहीं, अनन्या का लगता है, ताकि कैमरा जो कहानी लिख रहा है वह एकदम सपाट और स्पष्ट रहे। समीर ने गर्दन को आगे बढ़ाया। मैंने सिर्फ इतना किया कि कंधे और हथेली के बीच का दबाव एंगल बदल दिया, जिससे उसे दर्द हुआ और वह 1 इंच पीछे खिसका। दरवाजे की चेन उसी क्षण धड़ाम की आवाज के साथ टूटती सी खुली। नहीं, टूटना नहीं, मेरी सेट की हुई धातु पत्ती ने झटका खाकर रास्ता छोड़ दिया था। और अगले ही पल कमरे में एक साथ 3 परछाइयां आईं। हथियार सुरक्षित नीचे, मगर स्थिर, आंखें प्रशिक्षित, और आवाजें बिल्कुल कम। पुलिस, हैंड्स विजिबल। उस पल में जितना कुछ होना था वह हो चुका था। समीर की आंखें चौड़ी, मुखौटा उतर चुका। कमरे के बाहर कॉरिडोर में घबराहट की हल्की फुसफुसाहट। दूर कहीं किसी कमरे का दरवाजा भीतर से बंद हुआ। क्लिक की एक आवाज जो डर की पहली प्रतिक्रिया होती है। मैं अपनी कुर्सी से उठी, जैसे मुझे भी नहीं पता था कि यह सब होगा। अनन्या का चेहरा अभी भी मेरे ऊपर था, डरी हुई, मगर टिके रहने की कोशिश करती। मेरी टीम ने समीर को स्थिर किया। कलाई, कोहनी, कंधा और उसके कपड़ों की सिलवटों में छिपे वे सब छोटे उपकरण निकाले जो कैंडिड को योजनाबद्ध बनाते हैं। लैव माइक, छोटी पिन कैमरा, मिनी ट्रांसमीटर। मैंने सिर घुमाकर दीवार पर लगी पेंटिंग की ओर देखा। पहाड़, झील, नाव, और उसके ऊपर दाईं ओर वह काला बिंदु। मैं एक कदम बढ़कर उसके नीचे पहुंची। फ्रेम के भीतर एक पेंच था, और मेरी टीम के एक सदस्य ने उसी क्षण उसे ढीला किया।
पेंटिंग के पीछे से निकला, एक माइक्रो लेंस, वायर और रिकॉर्डर। स्टोर रूम का पास थ्रू उस समय तक खुल चुका था। उधर से नर्म कालीन, सुगंध और दस्तावेजों की फाइलों की गंध एक साथ मिली हुई थी। वार्डन डी सूजा दरवाजे के बाहर आ खड़ी हुई, चेहरे पर वही मुस्कान नहीं, बल्कि एक कोशिश। ये ये क्या हो रहा है? उनकी आवाज में कंपन नहीं था, वह वर्षों से बनाई हुई स्क्रिप्ट थी। मैं अनभिज्ञ हूं, मैं माता पिता जैसी हूं, मैं सिर्फ अनुशासन देखती हूं। मैंने उनकी आंखों में सीधे देखा, पहली बार, और अनन्या का चेहरा धीरे धीरे उतार कर अवनी की नजरें पहना दी, ठंडी, निर्विकार और बिल्कुल स्पष्ट। वार्डन मैम, हॉस्टल की सुरक्षा की परतें आपने बनाई हैं। अब हर परत से हम गुजरेंगे, धीमे पर पूरी तरह। वे एक पल के लिए स्थिर रह गईं, फिर बहुत हल्का सा सिर झुकाया, जैसे किसी ने उन्हें दूर से रोक दिया हो। अभी कुछ मत बोलो। मेरी टीम के एक सदस्य ने सर्विस लिफ्ट की ओर वाले कॉरिडोर को ब्लॉक किया, दूसरे ने रिक्रिएशन फ्लोर की रिंग लाइट हॉल को, तीसरे ने गार्ड केबिन में जाकर मॉनिटर की फीड स्टेबल की। जो स्क्रीन स्टैटिक हुआ करती थीं, आज वे साफ दिखने लगीं। स्टोर पास थ्रू के भीतर से फोल्डर्स, हार्ड ड्राइव्स और वे सब छोटी चीजें बरामद होने लगीं जिनसे जिंदगियां बांधी जाती हैं। यूएसबीएस, एनक्रिप्टेड फोन, नोट्स जिनमें लड़कियों के नामों के आगे अदृश्य तारों का मानचित्र बना था। किसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, किसकी फैमिली प्रॉब्लम है, कौन स्कॉलरशिप के लालच में आएगा, किसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वर्कशॉप से शुरुआत हो। हर शब्द के भीतर एक जाल था और हर जाल के भीतर किसी बच्ची की सांस अटकी थी। मैंने रिया को मैसेज नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना दरवाजा खुला छोड़ दिया। कुछ देर बाद वह दहलीज पर खड़ी मिली। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आंसू बहुत पहले सूख चुके थे। उसकी पलकों के बीच से एक सूखी चमक आई, जैसे दूर कहीं बारिश हो रही हो और उसकी गंध यहां तक पहुंची हो। मैंने उसकी ओर देखकर बस इतना कहा, खत्म हो रहा है। उसने सिर हिलाया, होंठ खुले, शब्द नहीं निकले। फिर उसने मेरे दरवाजे पर टंगे हुक को उठाकर लॉक कर दिया। पहली बार उसने अपने लिए किसी दरवाजे को बंद किया था। यह छोटा सा लॉक एक इबारत था। अब इस इमारत में बंद दरवाजे डर से नहीं, निर्णय से लगेंगे। कॉरिडोर में लड़की दर लड़की बाहर निकलकर छोटी छोटी टोलियां बना रही थीं। कुछ सहमी हुई, कुछ गुस्से में, कुछ बेहद शांत, जैसे किसी लंबे दुह स्वप्न से उठकर पानी पीने गई हों। मेरी टीम की एक महिला अफसर उन्हें एक कमरे में ले जाकर नाम लिखवा रही थी। कुछ नहीं होगा तुम्हारे खिलाफ। जो कहना चाहो कहो, अगर नहीं कहना तो अभी मत कहो। यह आश्वासन धीरे धीरे दीवारों में घुल रहा था। डिसूजा को नीचे गार्ड केबिन के पास रोका गया। उनकी मुस्कान अब नहीं थी, उनका चेहरा भी अब नहीं था, सिर्फ एक त्वचा थी जिसमें सवाल फंसे हुए थे। मैंने अपनी डायरी में उस रात 3 नई पंक्तियां दर्ज कीं। 1, सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत उसका विनम्र चेहरा होता है। 2, ब्लाइंड स्पॉट हमेशा कैमरे में नहीं, भरोसे में बनाए जाते हैं। 3, जब कोई लड़की पहली बार अपने लिए दरवाजा बंद करती है, तभी यह सारा जाल सचमुच टूटना शुरू होता है। मैंने डायरी बंद की और खिड़की के बाहर देखा। काली कार अब धीरे धीरे गति से दूर जा रही थी। शायद किसी को सूचना मिल चुकी थी कि चमक का मुखौटा उतर रहा है। मैंने सांस बाहर छोड़ी, धीमी, लंबी, संतुलित, जैसे किसी तनी रस्सी पर चलते हुए आखिरी कदम पर पांव जमीन पर रख दिया जाए। रात अभी बाकी थी। स्टोर पास थ्रू के पीछे एक और दरवाजा था, जो शायद सीधे उस जगह खुलता था जहां कॉन्फिडेंशियल मीटिंग का रियाज होता था। मेरी टीम निशान लगाते हुए आगे बढ़ रही थी। हर वायर, हर फोल्डर, हर एंट्री लॉग, हर नकली मेंबरशिप फॉर्म, सब कुछ अब कानून की भाषा में अनुवादित होगा। और डिसूजा, उनकी शालीन आवाज, उनकी मां जैसी मुस्कान अब रिकॉर्डिंग्स के सामने ठहरेगी। मेरे भीतर की अवनी पूरी तरह जाग चुकी थी। अनन्या का चेहरा मैंने धीरे धीरे उतार कर टेबल पर रख दिया, गरिमापूर्ण, बिना गुस्से के, बिना शोर के। न्याय की सबसे बड़ी आवाज कभी कभी बिल्कुल धीमी होती है, ऐसी धीमी कि वह दीवारों के भीतर तक पहुंचे, कैमरे के पीछे तक और किसी लड़की की सोई हुई आत्मा तक। मैंने अंतिम बार रिया के दरवाजे पर नजर डाली, अंदर से लॉक, और उस लॉक की छोटी सी क्लिक मुझे किसी विशाल गवाही की शुरुआत लगी।
जो शुरुआत स्टोर रूम की मीठी खुशबू से हुई थी, अब सच्चाई की तीखी गंध में बदल रही थी। और मुझे मालूम था, सुबह जब यह शहर जागेगा तो उसे वही इमारत दिखेगी, सफेद, चमकदार, मगर उसके भीतर से चमक की जगह सच्चाई की रोशनी छन रही होगी। यह जाल अब टूट रहा था, टूटता नहीं, उजागर होता, क्योंकि कुछ जाल टूटकर भी चिपक जाते हैं। उन्हें उजागर करना पड़ता है ताकि वे फिर कभी बुन न सकें। सुबह का पहला उजाला शहर की ऊंची इमारतों के कांच से टकराकर हॉस्टल की दीवारों पर फैल रहा था, मगर भीतर का माहौल अब रात की तरह ही भारी था। पूरे कैंपस में पुलिस की वर्दियों की उपस्थिति हर कोने में महसूस हो रही थी। बूटों की धपधपाहट, वायरलेस की खड़खड़ाहट और दस्तावेज सील होने की आवाजें। एलर्ट गर्ल्स हॉस्टल, जो कल तक सुरक्षा और प्रतिष्ठा का नाम था, अब एक अपराध स्थल बन चुका था। मैं अब पूरी तरह आईपीएस अवनी मेहता अपनी वर्दी में थी। अनन्या का चेहरा रात में ही उतर चुका था, पर भीतर जो देखा सुना वह एक अफसर की ठंडक से ज्यादा एक इंसान का दर्द जगा रहा था। मेरे सामने टेबल पर सबूतों का ढेर था, छिपे कैमरों की रिकॉर्डिंग, माइक्रोफोन, नामों की सूची, बैंक ट्रांसफर की फाइलें और उन अनगिनत वीडियोज की कॉपी जिनसे लड़कियों को डराकर चुप कराया जाता। वार्डन मिसेस डिसूजा को हिरासत में लिया जा चुका था। उनका वही मीठा चेहरा अब सफेद पड़ गया था। पूछताछ कक्ष में वे बार बार दोहरा रही थीं, मैं तो बस गार्डियन थी, असली लोग बाहर हैं। लेकिन सबूतों ने साफ कर दिया था कि यह नेटवर्क यहीं से चलता था। कॉन्टैक्ट्स, मीटिंग्स, नकली कॉन्ट्रैक्ट्स, सब कुछ। उनके फोन में सेव नंबर, बैंक स्टेटमेंट और क्लाउड बैकअप से निकला डेटा खुद बोल रहा था। पुलिस की टीम ने पूरी रात तलाशी ली। सर्विस लिफ्ट के पीछे बने गुप्त कमरे से और भी हार्ड ड्राइव, नकदी के पैकेट और विदेशी सिम कार्ड बरामद हुए। हर सिम कार्ड एक कहानी थी, किसी लड़की का डर, किसी का सपना, किसी की मजबूरी। रिया सुबह मेरे पास आई। उसकी आंखों में नींद नहीं, पर एक अलग सी चमक थी, जैसे कोई भार उतर गया हो। उसने बस इतना कहा, क्या अब हम सच में आजाद हैं? मैंने उसकी ओर देखा। हाँ रिया, अब तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई धमकी नहीं। तुम जो चाहो कह सकती हो या बिल्कुल चुप रह सकती हो। यह तुम्हारा फैसला होगा। वह कुछ देर खड़ी रही, फिर पहली बार उसके होंठों पर मुस्कान आई, थोड़ी हिचकिचाती पर असली। दिन चढ़ने के साथ मीडिया पहुंचने लगा। कैमरों के सामने लड़कियां पहली बार बिना डर के बोल रही थीं। कोई अपनी कहानी सुना रही थी, कोई बस चुप खड़ी थी, लेकिन उनकी चुप्पी भी अब बयान थी। जो हॉस्टल कल तक माता पिता को भरोसा दिलाता था, वही आज पूरे शहर को चेतावनी दे रहा था। अदालत में मामला तेजी से चला। मेरे बॉडी कैम और छुपे कैमरों की रिकॉर्डिंग्स सबसे बड़े सबूत बने। हर बातचीत, हर कॉन्फिडेंशियल मीटिंग, हर झूठा कॉन्ट्रैक्ट वीडियो में दर्ज था। समीर और उसके साथियों के वकील तर्क खोजते रहे, पर हर कोशिश रिकॉर्डिंग की एक और परत खोल देती। सुनवाई के दौरान कई लड़कियों ने गवाही दी। कुछ ने पहली बार अपने माता पिता को सच्चाई बताई, कुछ ने गुप्त पहचान में बयान दिया। रिया भी कोर्टरूम में खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी, पर हर शब्द साफ था। हमें सपने दिखाकर फंसाया गया, हमारी रजामंदी का नाटक रचा गया, मगर हम मजबूर नहीं थे, हमें मजबूर किया गया। उसकी गवाही ने माहौल को मौन कर दिया। 6 महीनों में फैसला आया। वार्डन डिसूजा को कठोर सजा, नेटवर्क के बाहर के मुख्य संचालक गिरफ्तार और हॉस्टल को सरकारी निगरानी में बदलने का आदेश। कोर्ट ने साफ कहा, सुरक्षा की आड़ में जो शोषण हुआ वह न केवल कानून बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है। फैसले के बाद मैं उसी हॉस्टल के गेट पर खड़ी थी। लॉन पर सुबह की ओस चमक रही थी। गार्ड की केबिन खाली थी। दूर रिया और कुछ अन्य लड़कियां खिड़की से बाहर देख रही थीं। अब उनके चेहरों पर कोई मुखौटा नहीं था। मैंने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। यह जीत सिर्फ कानून की नहीं थी, यह उन सब लड़कियों की थी जिन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, जिन्होंने डर के सामने भी अपने सच को जिंदा रखा। उस रात मैंने अपनी डायरी में आखिरी नोट लिखा, न्याय हमेशा शोर से नहीं आता। कभी कभी वह एक धीमे दरवाजे की क्लिक में, एक लड़की की पहली मुस्कान में और उस क्षण में होता है जब शहर की सबसे चमकदार इमारत अपनी असली कहानी कहने लगती है। अलर्ट गर्ल्स हॉस्टल अब भी खड़ा है, सफेद दीवारें, हरे लॉन, वही शहर।
पर अब वह सिर्फ इमारत है, मुखौटा नहीं। और यह सच्चाई, चाहे कितनी भी देर से क्यों न उजागर हुई हो, हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है।